दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ कि जिसकी वजह से बहुत से गैर मुस्लिम देश भी घबराए हुए हैं और साल 2023 आने से डर रहे हैं। वह यह सोच कर डर रहे हैं कि कहीं टर्की साल 2023 के बाद पुराना वाला टर्की ना बन जाए। और टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने खुद भी इस बात को कह दिया है कि साल 2023 के बाद वह फिर से अपना वही 100 साल पहले वाला टर्की बनेगा और वह साल 2023 के बाद टर्की को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। ऐसा क्या रोक रहा है टर्की को जिसकी वजह से 2023 से पहले टर्की को पुराने वाले अजीम टर्की की तरफ नहीं मोड़ सकते हैं? आखिर इसकी वजह क्या है और तैयब अर्दगान पुराने वाले टर्की को याद क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, आप लोग सोशल मीडिया में यूट्यूब और फेसबुक पर बहुत सी पोस्ट ऐसी देखते होंगे कि साल 2023 के बाद टर्की के पूरे तरीके से बदल जाने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसी क्या वजह है कि 2023 की इतनी चर्चा है और ऐसा 2023 में टर्की क्या करने वाला है? और क्या वजह है कि लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ 4-5 सालों में दुनिया में बहुत कुछ बदलने वाला है? लिहाजा इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हिस्ट्री वाले के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इसकी तह में जाना होगा, यानी 100 साल पीछे जाना होगा। 1923 के टर्की में वैसे इस कहानी की शुरुआत होती है 1914 से, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने दुनिया के कई देशों को बहुत कमज़ोर कर दिया था और करोड़ों लोग अपनी जान भी गंवा चुके थे और कई देश वॉर में बर्बाद हो चुके थे। लिहाजा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का खात्मा होने के साथ साथ इस्लामी दुश्मन मुल्कों को ऐसा मौका भी मुयस्सर हुआ कि उन लोगों ने मुसलमानों की सबसे लंबी चलने वाली सल्तनत, जिसको हम खिलाफत उस्मानिया यानी सल्तनत उस्मानिया के नाम से भी याद रखते हैं, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। यह वह वक्त था जिस वक्त टर्की दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश था। इतनी बड़ी और मजबूत रियासत को एकदम से ख़त्म कर देना कोई आसान सी बात तो नहीं थी। इसके लिए बहुत पहले से साजिशें करी जा रही थी और इन साजिशों में साथ दिया था खिलाफत उस्मानिया के कुछ गद्दारों और जासूसों ने। अर्तुल गाजी, उस्मान गाजी और सुल्तान अब्दुल हमीद पाए तख्त जैसे मुस्लिम इतिहास पर बनने वाले अजीम सीरियल में ये देखा जा सकता है कि पहले के दौर में माहौल कैसा हुआ करता था। जो हमारे दुश्मन हुआ करते थे वो हमारी सल्तनतों को और हमारी रियासत को ख़त्म करने के लिए खुद कभी सामने नहीं आया करते थे, और क्योंकि उनको पता था कि मुसलमानों को हराना इतना आसान नहीं है, लिहाजा हमेशा से ही वह वो काम किया करते थे जो इन अर्तुल गाजी, उस्मान गाजी और सुल्तान अब्दुल हमीद जैसे अजीम सीरियलों में दिखाया गया है। वह लोग अंदरूनी तौर पर सल्तनत में और महल में मौजूद ऐसे बहुत से गद्दारों को ढूंढ लिया करते थे और उन्हें खरीद कर उनसे सारी ज़रूरी मालूमात निकलवा लिया करते थे, या फिर अपने खुद के आदमियों को जासूस बनाकर उनमें भेज दिया करते थे और वहां से उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश किया करते थे। और 1923 में टर्की में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला जब टर्की देश के लोगों ने अपनी रियासत के साथ गद्दारी की और ईसाइयों और यहूदियों के भी जो नामी गद्दार बने हुए थे उन्होंने भी अपनी चालबाजी जारी रखी। और फिर वक्त आते आते 1923 में खिलाफत उस्मानिया बहुत कमज़ोर हो चुकी और बुराइयों और कमज़ोरियों का शिकार हो गई, और फिर उन्हें भी वह मौका मिल गया था जिसका उन्हें बरसों से इंतज़ार था। लिहाजा टर्की के पास भी सिवाय सर झुकाने के कुछ और चारा मौजूद न था, क्योंकि उस वक्त टर्की बहुत कमज़ोर हो चुका था और उन लोगों ने टर्की के सामने एक ऐसा मुआहदा रखा जिस मुआहदे को लुहान के नाम से भी जाना जाता है। और इस मुआहदे में वह शर्तें रखी गई जिन शर्तों ने टर्की देश को पूरी तरीके से कमज़ोर बना दिया और आने वाले सैकड़ों सालों के लिए तबाह कर दिया। लिहाजा अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो इस्लामी दुश्मन तमाम गैर मुस्लिम देशों ने इस मुआहदे के ज़रिए से पूरे 100 साल तक टर्की देश को एक कोने में बांध कर फेंक दिया था। लिहाजा टर्की जो एक बहुत ताकतवर देश हुआ करता था वह अब कुछ भी नहीं रहा था और हर चीज़ से उसके हाथ बांध दिए गए थे। और इन मुआहदे में मतलब ट्रीटी ऑफ लौज़ान में जो शर्तें रखी गई थी उनमें से कुछ का हम आपके सामने जिक्र करते हैं। इन सभी शर्तों में सबसे पहले शर्त यह थी कि मुसलमानों की जो सबसे ताकतवर रियासत है सल्तनत उस्मानिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए और सल्तनत उस्मानिया के बादशाह को टर्की से बाहर निकाल दिया जाए और साथ ही साथ उनके पूरे ख़ानदान को भी टर्की से निकाल दिया जाए।
सल्तनत उस्मानिया पे भी हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाए। और इसके अलावा टर्की देश के ऊपर दूसरी शर्त यह लगाई गई कि आने वाले 100 सालों तक यानी 1923 से 2023 तक टर्की अपने देश से तेल नहीं निकाल सकेगा। दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज़ को पहले ही पता था कि सऊदी अरब और दुबई के बाद कहीं सबसे ज़्यादा तेल है तो वह टर्की है, और इसलिए उन्होंने इस पर भी पाबंदी लगा दी थी कि कहीं इसके ज़रिए टर्की कहीं फिर दोबारा से वही ताकत ना पाले। क्योंकि आप लोग ये बात तो जानते ही होंगे कि तेल के दम पर आज दुनिया में कितने अरब देशों ने कैसे तरक्की पाई है, और लिहाजा उन शर्तों में से एक शर्त यह भी लगाई गई है कि टर्की की जो बंदरगाह है जो यूरोप और एशिया को दोनों को आपस में मिलाती है, जिसमें से बिजनेस के तौर पर बहुत से जहाज़ गुजर कर जाते हैं, लिहाजा उसको टर्की के हक से ही बाहर कर दिया गया। यानी यह कानून लगा दिया गया कि यह बंदरगाह पूरी दुनिया की मिल्कियत है। मतलब टर्की आने वाले 100 सालों तक अपने बंदरगाह से गुजरने वाले किसी भी देश के जहाज़ों से टैक्स वसूल नहीं कर सकेगा। लिहाजा इस तरीके के बहुत से बुरे शरायत जो टर्की के खिलाफ लगाए गए थे, जिनके ज़रिए से टर्की को कमज़ोर करने की कोशिश की गई थी, वह अब 2023 में कंप्लीट होने जा रहे हैं। यानी मतलब 2023 ऐसा साल है जिसके आने पर टर्की अपने ही देश से तेल भी निकाल सकता है। उसके अलावा टर्की में खिलाफत की मांग भी कर सकता है, और जो टर्की की बंदरगाह है उसमें से भी सभी गुजरने वाले जहाज़ से टैक्स को वसूल करके अपनी जीडीपी और अपनी इकोनॉमी को बहुत ऊपर ले जा सकता है। दोस्तों, 2023 में जो मोड़ आने वाला है, इस बात का अंदाज़ा हम इस बात से ही लगा सकते हैं कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दगान, वह अपनी तकरीरों में भी यह बात कहते रहते हैं कि 2023 के बाद टर्की बदल जाएगा और पुराना वाला टर्की नहीं रहेगा। और वह कहते हैं कि टर्की ऐसा देश बनेगा जो अपनी पहले की तारीख में कभी हुआ करता था। लिहाजा ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि टर्की की तारीख कितनी अजीम रही है। वह खिलाफत उस्मानिया जो अर्तुल गाजी के दौर से निकल कर आई थी, वह टर्की ही की सल्तनत थी, और कैसे टर्की के उन छोटे से कबीले में रहने वाले लोगों ने देखते ही देखते एक मुस्लिम इतिहास की सबसे ताकतवर और सबसे लंबे अरसे तक चलने वाली सल्तनत की बुनियाद रख दी थी, और जिसकी हुकूमत 3 बर-ए-आज़मों तक फैली हुई थी, जिसने हमारी दुनिया में तकरीबन 600 साल तक राज किया था और पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन किया था। दोस्तों, तमाम इस्लामी गैर मुस्लिम देशों के लिए खतरे की घंटी यूँ बन रही है कि टर्की के तख्त पर उम्मत मुस्लिमीन का दर्द रखने वाला और इस्लाम को फॉलो करने वाला रजब तैयब अर्दगान जैसे प्रेसिडेंट बैठे हैं जो अपने अजीम टर्की के इतिहास को बखूबी जानते हैं। उन सभी यूरोपियन कंट्रीज़ को इतना डर न सताता अगर टर्की देश में कोई सेकुलर सोच रखने वाला और मॉडर्न कल्चर को पसंद करने वाला प्रेसिडेंट मौजूद होता। मगर अब टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान हैं जो इस्लाम को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। लिहाजा यही वजह है कि तमाम गैर मुस्लिम देशों ने उनके खिलाफ साजिशें भी रचनी शुरू कर दी हैं, जिससे टर्की को पुराने वाले पावरफुल टर्की बनने से रोका जा सके। और तो और अभी 5-6 साल पहले भी गैर मुस्लिम देशों ने गद्दारों के जरिए टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान का तख्त पलटने की कोशिश भी की थी। वहाँ की आर्मी ने अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर दी थी, मगर टर्की के लोगों ने आर्मी के टैंकों के नीचे लेटकर अपने देश को बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया था। और तैयब अर्दगान का जो तख्त पलटने की साजिश करी गई थी, उसका खुलासा भी कुछ समय बाद में हुआ था कि वह साजिश भी दुश्मन मुस्लिम देशों की तरफ से ही रची गई थी। लिहाजा यह कहना मुमकिन नहीं है कि 2023 के बाद क्या होगा या क्या नहीं होगा, पर इतना कहा जा सकता है कि यकीनन 2023 के बाद टर्की 2023 से पहले जैसा टर्की नहीं रहेगा, और यकीनन बहुत से बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नई आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।